नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं सुनील कुमार सिंह। आज के मेहमान विचित सर, शादाब जी, मयंक जी, अखिलेश सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। करीब 3 हफ्तों बाद अखिलेश जी वापस आए। बीच में तबियत खराब हो गई थी, तो अखिलेश सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप स्वस्थ होकर उम्मीद करते हैं आप आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज आए और आज हम बीजेपी का विषय भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सौभाग्य दिखाई दे रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में सरकार अल्पमत में आ गई जैसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस और जेजेपी के जरिए कि समर्थन नहीं है भाजपा सरकार के पास। सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं और अभी मार्च में ही मुख्यमंत्री बने थे, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था। तो सवाल ये है, क्या सरकार के पास सच में बहुमत नहीं है जो दावा किया जा रहा है, या बहुमत परीक्षण कराया भी जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे भी तर्क है कि 6 महीने से के बीच में वापस नहीं हो सकता। तीसरा, क्या कांग्रेस चाहती भी है कि बहुमत परीक्षण में सरकार गिरे, क्योंकि उसके लिए फिर फायदा होगा चुनाव लड़ने, या प्रेसिडेंशियल रूल लगे रहे और चुनाव लड़ जाए और जीत जाए तो ज्यादा फायदा होगा। और इन सब में जो जेजेपी 4.5 साल एक सरकार के साथ समर्थन में रही बीजेपी के साथ, अचानक से वो कांग्रेस समर्थन कर रही है, बोल रही सरकार गिरवाने में हम आपका समर्थन करेंगे। तो पूरी राजनीति क्या है? पहला सवाल आपसे सर, इंटरव्यू में सारे सवाल एक ही बारे में पूछ लेते। दर्शक ये बताया गया ऊपर से कि सवाल बता दो, ताकि दर्शकों को ये बता रहे कि कितने सवालों पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सब विशेषज्ञ लोग जवाब देंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए। छोड़ के 30 सेकंड वाला आगे छोड़ देंगे। तो सर को सारे सवाल के जवाब एक बार में देने नहीं। चलिए, देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव ही होने हैं विधानसभा के। अक्टूबर में महाराष्ट्र के साथ साथ उसके विधानसभा चुनाव होते हैं, तो इसलिए विधानसभा चुनाव में तब ज्यादा समय बचा नहीं है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नायब सिंह सैनी सरकार बनी थी, बनने के तुरंत बाद उन्होंने खुद ही अपना विश्वास मत मार्च में विधानसभा में हासिल कर लिया था और उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया था। इसीलिए ये दलील दी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि चूंकि मार्च में ही बहुमत साबित किया, इसलिए 6 महीने के भीतर उनको दोबारा बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये दलील दी जा रही है। तीसरी बात आप कहेंगे कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा में ही पता लगेगा कि बहुमत है या नहीं है। और चौथी बात जो आपने कही कि जेजेपी अचानक से क्यों कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे बड़ी बात यह कि जेजेपी खुद जो है वो एकजुट नहीं है। 10 विधायक हैं, लेकिन कई विधायक आप जानते हैं कि जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे तब भी बीजेपी के साथ दिखाई दिए थे 3 से 4 विधायक, और एक बार फिर से आज भी उनकी मुलाकात पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से हुई। तो इसलिए जेजेपी के भीतर एक राय तो है। तो अब इसमें सिलसिलेवार से मैं आपको जवाब दूं। पहली बात तो ये तर्क दिया है कि मार्च में विश्वास मत हासिल किया, इसलिए 6 महीने के भीतर दोबारा न तो अविश्वास प्रस्ताव लाया सकता है, न ही विश्वास पर दोबारा लेने की जरूरत है। तो ये सही नहीं है, ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो एक ही सत्र में 2 बार नहीं ला सकता। लेकिन ये कहीं लिखा है कि आप 6 महीने के भीतर दोबारा नहीं ला सकते। अमूमन होता ये कि 2 जो सेशन होते हैं उनके बीच में 6 महीने ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए दर्ज किया जाता है। लेकिन राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। राज्यपाल को अगर लगता है कि ये सरकार बहुमत हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार जिसको बहुमत नहीं है वो सरकार नहीं रह सकती। तो ऐसे में राज्यपाल ये कह सकते हैं कि आप विशेष सत्र बुलाइए और अपना बहुमत साबित कीजिए। अब इस मामले में क्या होगा ये देखने की बात होगी, लेकिन जो कुछ भी होगा मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद होगा, क्योंकि इससे पहले बीचों बीच में कुछ होने जा रहा है। और ये सारी जो कवायद है ये हरियाणा की जनता को ये दिखाने की है कि ये हुड्डा जी का राजनीतिक मूव है। ये दिखाने के लिए देखिए, बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, इन्हें अपना सीएम बदलना पड़ा, और जो सीएम बदला है तो सीएम को भी विधायकों का विश्वास हासिल नहीं है। तो ये कोशिश ये है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं कि अभी कांग्रेस कुछ करेगी, लेकिन हाँ दबाव जरूर बनाया जाएगा राज्यपाल के ऊपर कि वो निर्देश है मुख्यमंत्री को कि वो अपना बहुमत साबित करें। विजित सर, आज की परिस्थिति में क्या आपको लगता है बीजेपी की सरकार बहुमत परीक्षण नहीं पेश कर पाएगी? आज की पूरी परिदेश को देखते हुए पिछले 2014 के बाद से बात अखिलेश जी ने बता ही दिया कि अभी बहुमत साबित किया था, लेकिन ये भी सही है कि बहुमत साबित करने के बाद ही 3 विधायकों ने सवाल उठाया। एक चीज तो ये है। दूसरी बात की देखिए, हरियाणा आया राम गया राम का राज्य है, वहीं से शुरू हुआ था गया लाल के जरिए। वो कैसे लाल से राम हो गया ये अपने आप में पहली है। वैसे ही ये भी एक पहली है कि 5 साल पहले भी बीजेपी की सरकार को, खट्टर की सरकार जो बनी थी, उनको बहुमत नहीं था, लेकिन बहुमत का जुगाड़ हो गया था।
और एक सरकार चली। अब 5 महीना पहले अब जेजेपी इसमें ज्यादा उत्सुक दिख रही है। कांग्रेस खुलकर सामने से उतना उत्सुक नहीं दिख रही है जितना जेजेपी। तो जेजेपी के लिए जो अखिलेश जी ने बात बताया उसी में ध्वनि निकलती है कि उसको अपने अस्तित्व को बचाना है। कांग्रेस के सामने वहां अस्तित्व का संकट नहीं है, अस्तित्व का संकट जेजेपी के सामने है। तीसरी बात है कि मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस क्या मूव करेगी, सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम ये सैनिक सरकार से ठीक से चल नहीं पा रही है, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा विकल्प तो यही है कि वो जनता के बीच जाएगी। 4-5 महीने का ही समय, वैसे भी 1 महीना तो बीत ही जाएगा चुनाव जीतने में लोकसभा का। उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा के लिए रास्ते तय करेंगे। वो बताएंगे कि हरियाणा का रास्ता किधर से होकर गुजरेगा। और वैसे भी इसमें एक बात जो आपने कही थी कि राष्ट्रपति शासन की जो बात होती है, तो वो तो बात नहीं है कि आप अगर इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रीय शासन लगा दें तो सरकार तो फिर केंद्र के जरिए चलेगी। केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार ही है, तो इसलिए ये सारी बातें अभी कहना कह पाना मुझे तक सिर्फ राजनीतिक लाभ को इश्यू। सर, जहाँ तक हमको लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस की क्या राजनीति होगी, लेकिन ये लगता है कि कभी भी राष्ट्रपति शासन से बेहतर किसी भी विरोधी दल के लिए होता है कि जो सरकार चल रही है वो चले, ताकि वो उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण बना। नहीं सर, और आप शादाब जी, पुनेंदु जी आप पहले बीच में बोल लीजिए, तो आपको 20 मिनट के बाद समझ देंगे। तो शादाब जी से पहले आपने कुछ दिनों पहले ही इंटरव्यू किया था हुड्डा साहब। उन दिनों तब तो ये माहौल नहीं था, लेकिन अब माहौल बदल चुका है पूरा। तो अभी प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस सच में चाहती है सरकार बनाना, या कांग्रेस ये दिखाना चाहती है, मैसेजिंग देना चाहती है कि सरकार बहुत वीक है, सरकार के पास बहुमत नहीं है और हमारी सरकार जो कांग्रेस सरकार वो मजबूरी दे पाएगी? देखिए, आज भी मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सरकार जो है नैतिक आधार पे वो सरकार को घेरने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये नैतिक आधार पर इस सरकार को शासन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है मेजोरिटी खो चुकी है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि जो 90 सदस्यीय विधानसभा है उसमें दो मेंबर्स कम है। अभी जैसे मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं तो 88 हुआ, तो उसमें क्या है कि मेजोरिटी के लिए 45 एमएलए चाहिए। 30 कांग्रेस के जीते हैं, 10 जेजेपी के हैं, 4 इंडिपेंडेंट हैं और 1 इनोलो के हैं। तो जैसा कि इन्होंने अखिलेश जी ने अभी इस बात का जिक्र किया कि 3 जेजेपी के जो एमएलए हैं वो आज मिले हैं, खट्टर साहब से जाके मिले हैं। तो माना यह जा रहा है कि वो उनमें टूट है, स्वाभाविक है, मिले हैं तो वो समर्थन दे देंगे। तो वो समर्थन दे देंगे तो ये सरकार बच जाएगी, क्योंकि 88 में अगर आप उस 88 से मेजोरिटी को जोड़ेंगे और जो 3 विधायक मिले हैं तो इसका मतलब सरकार के पास बहुमत है। अगर आप विधानसभा में जाएंगे तो शायद हुड्डा साहब इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो नैतिकता सॉरी टोकना नहीं आप एक चीज नहीं, इससे आप जो बोल रहे थे उसी से एक चीज निकल रही थी कि क्या अब दल बदल कानून लागू नहीं होता क्या कि 10 हैं तो 3 चले गए तो 3 भी बच गए। कायदे से तो 10 हैं तो 7 होना चाहिए। सब निकल रहा है कि आखिरी डिबेट ले लीजिए, क्योंकि मेरी टिप्पणी इस पर यही है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये सवाल तो बहुत प्रासंगिक भी है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ एग्जैक्टली, सरकार इसीलिए बची क्योंकि जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने उन बागी जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक तो स्पीकर, इसमें आप जानते हैं कि स्पीकर का फैसला ही होता है, तो उस वक्त तो स्पीकर का फैसला जो भी होगा सरकार के भविष्य के ऊपर असर पड़ता है। छूट होगी तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि 2/3 चाहिए होते हैं, इसमें कम से कम उनको 7 चाहिए अपने अलग बनाने, यहाँ पर 3 या 4 की बात हो रही है। तो इसलिए ये तो बाद में होगा फैसला, लेकिन अगर मान लीजिए वो आते ही नहीं है। और आपको ये याद होगा कि जब मार्च में जब सैनी जी का वो आया था विश्वास प्रस्ताव, तो जो व्हिप आई थी जेजेपी तो इसीलिए ये सवाल जेजेपी को लेकर के बना रहेगा। कांग्रेस भी ये चाहती है कि जेजेपी भी एक्सपोज हो और बीजेपी भी। देखिए, इसमें एक बात और भी, अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को सुने तो उन्होंने कहा कि हमने गवर्नर से मांगा है समय और हम अपने एमएलए को लेकर जाएंगे, और जेजेपी भी अपने सभी 10 एमएलए को लेकर आ जाएंगे। तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को जानते हैं या कांग्रेस इस बात को जानती है कि जेजेपी के पास 10 एमएलए नहीं, नंबर्स में तो 10 है, लेकिन वो भाजपा के साथ चले गए जो उनके एमएलए है। इसलिए वो दोनों पार्टी को एक्सपोज करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी और जेजेपी को भी। देखिए, जेजेपी का भी इसमें स्टैंड समझना होगा कि वो अभी 4.5 साल तक तो रहे साथ में, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो हट गए।
तो इसके बारे में जो हरियाणा के जो जानकार लोग हैं या जो पत्रकार हैं वो बताते हैं कि ये सब कुछ लोकसभा चुनाव की वजह से किया गया, क्योंकि जेजेपी को ऐसा लगता था कि अगर वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का तो शायद वो उतनी सीटें नहीं निकाल पाएंगी, और जो जाट वोट है उसमें एक बंटवारा होगा कांग्रेस में, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो सिंह हुड्डा की लीडरशिप है। तो ये क्या भाजपा की राजनीति है कि आप अलग होकर लड़िए, जाट वोट को काटिए, या जेजेपी की खुद की पॉलिटिक्स? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि यही सवाल अपोजिशन भी कह रहा है बार बार कि ये जो कुछ भी हुआ है ये आपसी सहमति से हुआ है, क्योंकि जो आदमी 4.5 साल तक आपके साथ सत्ता में था, अचानक ऐसा क्या हो गया, कोई बात भी नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, सरकार ठीक चल रही थी, वो डिप्टी सीएम बने हुए थे, उनके लोग मंत्री थे, अचानक उन्होंने पाला बदल दिया। तो इसका एक बड़ा, देखिए राजनीति में राजनेता जो है वो मौके की नजाकत को देखते हुए फैसला करते हैं, और जो जाट वोट है, जो सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है वहां पे, उसके लिए जो जंग हुई है उसमें जेजेपी का ये स्टैंड रहा है कि हम साथ रहेंगे भाजपा के तो हमको नुकसान हो, और भाजपा का भी ये मानना था। तो ये जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है कि ये आपसी सहमति से हुआ है। और जहां तक ये सरकार की मेजोरिटी प्रूव करने की बात है, देखिए बहुत साफ है कि कोई ऐसा लगता नहीं कि देखिए गवर्नर साहब नहीं बुलाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो एक, लेकिन जो नैतिकता का सवाल है सिर्फ अभी वही है कि लोकसभा चुनाव में तात्कालिक फायदा कांग्रेस उठा दे, वो भी यही चाहते हैं। ये एक ऐसा तलाक था जो राजीव मंदी से हुआ था बीजेपी और जेजेपी के बीच में, और वही जेजेपी 2 महीने बाद कह रही है भाजपा की सरकार गिरवा देंगे। तो मैसेजिंग क्या देने की कोशिश करें? क्या वो अपने जो उनकी माता जी ने पहले माफी मांगी किसानों से कि हमें माफ कर दीजिए, और अब आप सरकार के खिलाफ जा रहे हो और बोले सरकार गिराने में हेल्प करें, जो कि आपके पास संख्या ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ये मैसेजिंग होने की कोशिश है कि भाई हम इनके साथ नहीं है, इसलिए आप हमें नाराजगी के नजरिए से मत देखो, आप हमें समझो, हमको दूसरे सहानुभूति फैक्टर के जरिए आप हमें वोट दे दो। आपको क्या पॉलिटिक्स? हाँ, एकदम वही है। और कुछ रेयर चीज हुआ है हरियाणा में, देखिएगा सिटिंग एमपी उस समय बात नहीं हुई थी कि उनका टिकट कटेगा बीजेपी की, उन्होंने छोड़ा। उसके बाद ये 3 ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 3 इंडिपेंडेंट्स का कहना कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। इसका मतलब इन सबको सेंस हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी उसका भी देखिए हरियाणा में 2 टर्म स्टेट असेंबली में 2 टर्म स्टेट गवर्नमेंट है, 2 बार इनको 10 में 10 सीट मिला है, 3 सीट हुआ है, और उसमें भी लास्ट 2019 में तो मेरे ख्याल से हरियाणा भी वो स्टेट है जहाँ 50% ज्यादा वोट चल रही है। तो भयानक चीज स्टेट में एक सिटिंग एमपी का छोड़ देना और 3 इंडिपेंडेंट का, तो इसका मतलब है कि उनको परसेप्शन है कि एंटी इनकम्बेंसी है। अब एंटी इनकम्बेंसी से का सीधा बीजेपी को नुकसान हो सकता है, उतना ही नुकसान जेजेपी को होगा। अब जेजेपी का पब्लिक परसेप्शन में ये देने की कोशिश कर रही है कि हमको इनसे बोलने वाला हम एकदम अलग हैं, और एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो मेरे खिलाफ नहीं आना चाहिए। लेकिन लोग ये सब समझते हैं, नेता भी कैलकुलेशन करते हैं, लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं, उनको पता है। एंटी डिफेक्शन में एक उदाहरण है हरियाणा का, शायद बंसीलाल की सरकार थी, 2 बार उन्होंने पूरे पार्टी को मर्ज कर दिया। भजनलाल नहीं, ये के आसपास वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस फिर बात वहाँ नियम कानून एंटी डिफेक्शन वगैरह नियम कानून तो ये सब जैसे जी आपसे आखिरी इसके बाद थोड़ा सा विषय जो आज इन्होंने कहा है कि वो विषय अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला, उस पर आएंगे। पहला सवाल ये था कि 19 और 14 में 2 बार की सरकार, लेकिन 14 के बाद जो 19 की सरकार बनी उसमें ये इनका मेजोरिटी नहीं है, इनको समर्थन लेना पड़ा, तभी ये कयास लगा मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बदले वो 4.5 साल था, जो बीजेपी का ट्रेंड रहा है मुख्यमंत्री बदल दो, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दो। आपको लगता है कि वो फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा, इसलिए पाला बदली शुरू हुई? नहीं अश्विन, ये देखिए कि इसको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में देखना होगा। जैसे कि मयंक सर अभी बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें कुछ नए फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले हमें जिस तरह से एक परसेप्शन था कि एनडीए का बहुत एज है, विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे फेजेस बढ़ रहे हैं और आप कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है। खास बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने भाषण दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस जो एजेंडा सेट कर रही है वो उसमें आकर के बातें कर रही है। कांग्रेस ने जब कास्ट सेंसस की बात की, आरक्षण की बात की, कांग्रेस उसको बहुत ज्यादा पिच कर रही है।
एक मैसेजिंग कांग्रेस लोग ये देना चाहते हैं कि 400 का नारा संविधान बदलने के लिए दिया गया है। संविधान अगर ये बदलेंगे तो आपको जो दलित पिछड़ों को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें ये बदलाव करेंगे। इसको लेकर के राहुल गांधी बार बार अपने भाषण दे रहे हैं। उसकी वजह से ये जो और ये कुछ जगह इसका इम्पैक्ट भी राजस्थान वगैरह में कुछ लोग जो घूम के आए, ग्राउंड रिपोर्ट करके आए, उन्होंने हमें बताया महाराष्ट्र में ये बड़ा इम्पैक्ट है। फिर उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को ये बयान देना पड़ा कि भाई आरक्षण तो ये बदलना चाहते हैं और जो पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण ये आर्थिक धर्म के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते हैं, मुसलमान की वहां एंट्री हो जाती है। अब बहुत सारे मैंने विश्लेषकों को सुना और पढ़ा तो बहुत लोगों का मानना है कि इस चुनाव में जो प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है इसको नकार नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन लोकल भी हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में लोकल इलेक्शन हो रहा है। राजस्थान में देखने को मिला, वैसा ही एक स्टेट आपका हरियाणा है। हरियाणा में भी तमाम सीटों पर लोकल इलेक्शन हो रहा है, जिसका असर लोकल लेवल पे वहां के एमएलए को और वहां के सांसदों को देखने को मिला। जैसे पेंशन ने बताया एक सांसद बीरेन सिंह और उनके बेटे की बीरेन सिंह की वापसी हुई। फिर अभी जो 3 एमएलए जो बीजेपी के साथ थे वो वहां चले गए। और 2019 के विधानसभा लोकसभा के तुरंत बाद, जबकि लोकसभा में वहां क्लीन स्वीप किया था, उसके तुरंत बाद जो है वो कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, 30 सीटें जीती और इनको बहुमत नहीं मिला, जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी। तो वो कहीं ना कहीं चीज देखने को मिल रही। फिर आप देखते हैं कि एक ईएसी की रिपोर्ट आ जाती है। अब वो आंकड़े उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई बहुत नए आंकड़े नहीं है। हम सबको पता है कि 1950 से और अब में जो शेयर है वो हिंदू पॉपुलेशन का शेयर 84% से घट के 78% हो गया है और मुस्लिम पॉपुलेशन का शेयर बढ़ के वो 14% हो गया है। कोई नया आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के आंकड़े अचानक से बीच में आते हैं और जिस तरह से उसमें बड़े पैमाने पर बात होती है तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजें होती है। लेकिन मुझे लगता है विपक्ष और कांग्रेस इस हद तक तो कामयाब हुआ है कि उसने चुनाव को उस हद तक रोचक बना दिया है। और जब ये चुनाव, देखिए इसमें 2 फिनोमेना है। पिछली बार बालाकोट स्ट्राइक के नाम हुआ था, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव हुआ था, तो पहला जब बहुत ही नेशनलिज्म और उस तरह की चीजें। पहला तो एक था कि भाई कांग्रेस हद दर्जे की नाराजगी थी और मोदी में लोगों को जबरदस्त फूट दिखा, जिसमें कोई 2 राय नहीं। मोदी के भाषण को लोग आप देखिए यूट्यूब पे लाखों मतलब व्यू आते थे उससे। आज क्या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पे उतने व्यू आ रहे हैं? एक सीधा कंपेरिजन कर लीजिए, मतलब हजार लोग लगातार बैठ के देखते हैं और लोग लगे भी 10 साल से वही भाषण सुन रहे हैं। तो पहले और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने 400 पार का जो नारा दिया था 113 बार दिया था, लेकिन वो तीसरे फेज आते थे तो 30 पे सिमट गया। तो वो 400 नारा देखिए वो बदलाव आपको होता हुआ कहीं नहीं नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है और उसकी मशीनरी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन विपक्ष अभी मुकाबले की स्थिति में है, ना तो उसके पास उस लेवल की फंडिंग है, ना तो उसके पास उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो उसके पास उस तरह की चीजें, ना वो हथियार है उसके पास जो आज के दौर में सबसे बड़े हथियार हो गए हैं, जिसका कि आप देखते हैं कि तमाम पार्टियों के लोग जो अब आप मतलब ये तो अजीब सी स्थिति है कि टिकट पार्टी के लिए आपने और जब चुनाव आपका लाभ वो नॉमिनेशन अंत में आपने वापस करके उस दूसरी पार्टी को, ये तो रेयर ही घटना आपको देखने को मिलेगी। अब हरियाणा उसी का एक एग्जाम्पल है कि अब चीजें किस तरह से वहां भी बदल रही है, क्योंकि घाट मूवमेंट और इस सब चीजों को लेकर के हरियाणा में एक जबरदस्त तरह का ध्रुवीकरण है। बीजेपी जो पॉलिटिक्स है वहां पे जैसे हम यूपी में बात कर रहे हैं उस दिन की गैर यादव ओबीसी को लामबंद किया है, वैसे हरियाणा में उन्होंने जो गैर जाट वाली जो लामबंदी की है ओबीसी वाली, एक तो वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, जाति ध्रुवीकरण नहीं है। क्योंकि हरियाणा की पॉलिटिक्स में आप पाएंगे कि जाट कम्युनिटी का डोमिनेंस, पोलिटिकल डोमिनेंस, ज्यादातर मुख्यमंत्री पाएंगे कि जाट कम्युनिटी से ही रहे हैं। बीजेपी ने नया प्रयोग किया, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बनाया। मनोहर लाल खट्टर तो किसी बहुत डोमिनेंट कास्ट के नहीं, तो पंजाबी समाज से आते हैं, जो कि हरियाणा में कोई इनका बहुत ऐसा वो 36 बिरादरी की बात होती है हरियाणा में, 36 बिरादरी तो पंजाबी कम्युनिटी है वहां पे, लेकिन ऐसा बहुत उनका न्यूमरिक प्रकार का कोई बहुत डोमिनेंस है। लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं गैर जाट बोलबंदी को, उसके फेस बने। अब उन्होंने क्या किया, नया जब वो हुआ उनसे नाराजगी बढ़ रही थी तो बीजेपी ने सोचा उनको हटाया, जब नायब सिंह सैनी को बनाया तो सकते थे। सैनी समाज का वहां एक अच्छा होल्ड है और नायब सिंह सैनी जो है वो सांसद थे आपके कुरुक्षेत्र के। तो पूरी पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो जेजेपी का साथ आना, फिर 4.5 साल बाद अलग होना, और कहा जाता है कि जेजेपी भी जो बीजेपी के मास्टर प्लान का ही हिस्सा है, ताकि वो अब आप देखिए कि उनके दुष्यंत चौटाला का बयान क्या है कि उनका कहना है कि हम तो कांग्रेस को सपोर्ट देने को तैयार हैं, लेकिन हुड्डा अगर इनकी सरकार नहीं गिराते इसका मतलब है कि सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं।
तो वो जाट वोट में डेंट करके इनडायरेक्टली जो फायदा किसको होगा, वो बीजेपी को होगा। बहुत सारे विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि जेजेपी एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा। सच्चाई क्या हम नहीं जानते, हम उसका दावा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे हरियाणा के तमाम जो विश्लेषक हैं, वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अब इस तरह की बातें करते हैं। 4 जून के बाद देखना होगा कि जो ये दाव चल रहे हैं कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो ये आखिरी सवाल जो उन्होंने शुरू किया, शगुफा छोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला, उस पर आपसे पहले सवाल कर लेते हैं। कहेंगे कि इकोनॉमिक एडवाइजरी ने आंकड़ा जारी किया और आंकड़े में सही बात है, आंकड़े गलत नहीं है, आंकड़ा सही है, लेकिन आंकड़े को पेश करने का तरीका और टाइमिंग पे सवाल है कि आप फर्टिलिटी रेट को क्यों नहीं कंपेयर करते हैं कि जहाँ फर्टिलिटी रेट मुसलमानों को कम है, हिंदुओं के मुकाबले कम हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में। तो जो आंकड़े पेश किए और इस खास इस समय पर वो एक मौका मिल गया कि हिंदू मुसलमान फिर से करते हैं। और जैसे भाजपा पे कांग्रेस का आरोप लगा रहा है ऊपर, बीजेपी खासकर, कि आप रिजर्वेशन हटाएंगे मुसलमानों को दे देंगे, तो फिर वो लोग सोच लेंगे कि वो मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहे हैं। यहाँ देखिए मुसलमानों की पॉपुलेशन 47% बढ़ गई, इसका मतलब कि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। मतलब कांग्रेस ने 60 सालों में सिर्फ मुसलमान बढ़े हैं। जैसा मालवीय का ट्वीट भी था इसमें चुनाव जीतने के लिए अपना क्या यूज करता है, उसमें कोई टाइमिंग पे लोग सवाल उठाते हैं। एडवाइजरी जो बताते हैं लोग कि इस टाइप के एडवाइजरी ग्रुप जो होते हैं वो संवैधानिक पोस्ट होते हैं और थोड़ा सा इनको समय, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, सरकार देश के लिए काम कर रहे हैं। हम उस रिपोर्ट के बारे में टाइमिंग पे हमको लगता है कि हाँ जिसको पॉलिटिक्स करना चाहिए उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा कर रहे हैं। रिपोर्ट पढ़े नहीं, उस पर जो रिपोर्टिंग हुई उसको पढ़े, उसमें क्या पुराना है और क्या नया है। सारा डेटा हमको ऑलरेडी 2014-15 में रिलीजियस डेटा आ गया था, तो अपडेटेड 2011 तक था। और ये सारा फैक्ट हमको पहले से ही पता था कि ऐसा हुआ है, स्टेट वाइज ब्रेकअप ये सब कुछ। इसमें नया है और उसका कंक्लूजन बता दें। इसमें नया ये है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का पॉपुलेशन डायनेमिक्स 167 कंट्री में के साथ है। हाँ, उसमें मेन कंक्लूजन है कि जो लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वहाँ माइनॉरिटी, वहाँ का पॉपुलेशन मिक्स बहुत तेजी से चेंज हुआ है। जैसे जर्मनी में पूरी तरह से चेंज हो गया, फ्रांस में चेंज हो गया, कुछ दिन पहले ब्रिटेन का सेंसस का रिपोर्ट आया था, वहाँ भी एकदम से चेंज हो गया। यूएस में हमको पता ही है कि वो इमेजिन का देश है, वहाँ चेंज हो गया। तो एडवांस इकोनॉमीज में और उनको लिबरल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उस रिपोर्ट का मेन कंक्लूजन है कि हमारा डेमोक्रेसी भी बहुत लिबरल रहा है। इसीलिए देखिए ना, सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन बढ़ा है, जैन का पॉपुलेशन बढ़ा है, बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन बढ़ा है, किसका घटा है, पारसी का घटा है। हमको पता ही है कि पारसी एकदम से कम होते जा रहे हैं, और जैन का पॉपुलेशन से घटा है। उसको कंपेयर, बाकी जो कंक्लूजन है उसको हाईलाइट नहीं किया गया है कि यूके में क्या हुआ है, फ्रांस में क्या हुआ है, जर्मनी में क्या हुआ है, यूएस में क्या हुआ है, कनाडा में क्या हुआ है। हमको कंपेयर किया गया है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कि वहां के माइनॉरिटी श्रिंक कर रहे हैं जबकि हमारे यहाँ माइनॉरिटी बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट का मेन कंक्लूजन है। अब इस पर पॉलिटिक्स होना ही है, टाइमिंग है, इलेक्शन के समय है, पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स होना भी चाहिए, सबको अपने अपना पक्ष रखने का है। लेकिन मेन कंक्लूजन जो है उसको, मतलब उसको आप पोलराइजिंग नहीं कह सकते कि वो पोलराइज करने के, मेन कंक्लूजन उसका सही है, मेरे हिसाब से एकदम से सही है। लिबरल डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सबको ड्रॉ करने का हक होता है, और इंडिया में एग्जैक्टली वही है। ये मेन कंक्लूजन है उस रिपोर्ट का। लेकिन उसमें से ये पोर्ट्रे करना है कि सिर्फ हिंदू 7% मुसलमान। देखिए ना, सब नेता, कोई भी नेता देखिए, वो फैक्ट को सेलेक्टिवली पेश करते हैं ना, वो या तो कांग्रेस वाले हो, बीजेपी वाले हो, या सीपीएम वाले हो, सब अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और उसी को प्रोपोगेट करते हैं। अब इस रिपोर्ट के सिलेक्टेड चीज को आप हाईलाइट करेंगे, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है वो, और वो इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिक्स होना ही है। ये मेरा है। तो विचित सर, आपको लगता है कि टाइमिंग और जिस तरीके से उसको प्ले किया जा रहा है आगे सबके, कि कहा गया कि जो बहुसंख्यक देश, जैसे हमारे इंडिया में बहुसंख्यक हिंदू है तो वहाँ हिंदू कम हुआ, लेकिन बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान है, लेकिन बांग्लादेश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, ऐसे आज के चार्ट है उसमें दिया हुआ है। तो आपको लगता है कि जो, जैसा उन्होंने कहा लिबरल इकोनॉमी में, तो भाई दोनों को बढ़ने का स्कोप है और बढ़ना भी चाहिए, तो वो उसके लिए ही अच्छा है।
लेकिन अगर उसी को हम इस तरह नजरिए से रखें कि भाई देखिए हिंदू बढ़ गए, हिंदू कम हो गए लेकिन मुसलमान बढ़ गए, और फिर ये क्रिटिसिज्म करना कि भाई देखिए 60 सालों में एक पार्टी की सरकार रही और उस पार्टी के समय में ही इन्हीं की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है जिसपे ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें मुसलमान एग्जैक्ट डेटा जो हम बताते हैं 34 करोड़ था 51 में हिंदू पॉपुलेशन, अब 100 करोड़ के आसपास है। नहीं 2011 में 100 करोड़ के आसपास, 51 से ना 50 51 से मतलब करीब 30-40 करोड़ 60 साल मुसलमान मतलब करीब 3 गुना बढ़ गया। मुसलमान का पॉपुलेशन था 3.5 करोड़, अब 17 करोड़ के आसपास हो गया। 14 उसमें दिया है। इसमें एक कमेंट करना चाहता हूँ कि मैं तो मुझे लगा कि एक का पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ा हाँ और दूसरे का पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ा। 5 टाइम। लेकिन नंबर्स में देखेंगे तो वो कम है, परसेंटेज में ज्यादा है। तो अब कि सेलेक्टिव मैं तो इसके बारे में भाई आपने जैसे वो मैडम भी बोलते थे कि तैयारी कुछ करके आते थे आप और मैं कुछ पढ़ के नहीं आया, तो वास्तव में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, तो आंकड़ों की बात बोलिए आराम से। तो इसीलिए इस पर कुछ नहीं करूँगा। देखिए ये है आंकड़ों का खेल। 2011 में जब आया था तो उस समय कहा गया था कि उन पिछले 10 वर्षों में मुसलमानों के बढ़ने का अनुपात हिंदुओं की तुलना में कम हुआ। नहीं वो नहीं है, बच्चों के पैदा होने की रफ्तार जो थी मुसलमानों में कम बहुत तेजी से बढ़ेगी, घटी क्योंकि पहले 70 के दशक में और 80 के दशक में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, उससे बहुत तेजी से गिरा। तो उसको कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही थी, कांग्रेस ने उसको किया भी, तो देखो ऐसा लगता है ये सब चीजें नहीं है। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये किस्म का आंकड़ों का खेल है। और एक किस्सा सुनाता हूँ, ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री थे डिजराइल, वो अर्थशास्त्री भी थे जैसे अपने मनमोहन सिंह थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ, फर्स्ट इज लाइफ, सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ एंड द थर्ड एंड द बिगेस्ट लाइफ इज स्टैटिस्टिक्स। तो मैं उसका कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने सही कहा है गलत कहा, लेकिन मैं घुमा कर बात को हरियाणा ले जाऊंगा क्योंकि मैं हरियाणा पर ही और हरियाणा आपने बताया था कि आप हरियाणा पर बात करेंगे, आप दोनों को फोन पे बताया था, इसलिए मैं उसके लिए तैयार। बात देखिए हरियाणा से ही निकली, बात हरियाणा से ही निकली है क्योंकि हरियाणा हमारे देश का हिस्सा है और देश की राजनीति से अलग नहीं है। मैं एक चीज बताना बस हरियाणा से लेकर के कि हरियाणा में जैसे आप ही के बाद से मुझे दिमाग में आया कि ओबीसी को बीजेपी साथ रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव जीते उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की और इसीलिए जिसका वर्चस्व जहां पर है उस वर्चस्व को तोड़ करके उन्होंने मुख्यमंत्री दिया। उन्होंने हरियाणा में जहां जाटों का बाहुल्य था और प्रभुत्व भी था, वहां एक गैर जाति नहीं, एक तरह से गैर हरियाणवी जैसा जो मनोहर लाल खट्टर को बनाया, मराठा महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण को बनाया और आदिवासी झारखंड में एक वैश्य को बनाया। तीनों जो मूल है प्रभावशाली है उनसे बिल्कुल अलग, लेकिन वो प्रयोग उनका बहुत सफल नहीं रहा। वहां पर सरकार चलेगी, झारखंड में तो मुख्यमंत्री तक हार गए, यहाँ पर आप बहुमत से अल्पमत में आ गए और हरियाणा महाराष्ट्र की तस्वीर भी सामने ही है। मैं उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि दूसरी बात के समय पर जो मुख्यमंत्री बदल देते हैं चुनाव से ठीक पहले, ये प्रयोग इनका क्योंकि सफल रहा है गुजरात से लेकर के उत्तराखंड तक, लेकिन कर्नाटक में बुरी तरह विफल रहा है। तो अगर वास्तव में जनता के मन में नाराजगी होगी तो विफल होगा, नहीं होगी तो सफल हो जाएगा। बस इतना। एक तो अपने जो मैं बोलने वाला था, जो उन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया उसको मैं हिंदी में बोलता कि उसका हिंदी तर्जुमा मैं कर ही देता हूँ। कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा झूठ होता है वो होता है सफेद झूठ। उससे भी बड़ा झूठ होता है वो होते हैं आंकड़े, क्योंकि आंकड़ों को आप एक ही आंकड़े को अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। अब ये बात सही है कि हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है और रेशियो में वो देखने को मिलता है, लेकिन उसी अगर आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो उसके दूसरे पक्ष भी सामने आते हैं। जैसा कि मैंने सर ने जिक्र किया कि जो बढ़ने की रफ्तार घटी है
वो हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में ज्यादा घटी, एक पॉजिटिव साइड आपको दिखता है। और अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखें, जिसके 5 दौर के अब तक हो गए, पहला वो 92-93 का है और आखिरी जो है वो 1921 का है। तो प्रति TFR जिसको हम बोलते हैं कि एक महिला के कितने बच्चे होते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी में 92-93 वाली जो रिपोर्ट है वो कहती है कि प्रति महिला के 4.4 मतलब 4 से अधिक बच्चे थे। अभी जो है वो औसत घट करके 2.36 मतलब 2 से कुछ अधिक उनके बच्चे हैं। ऐसे ही हिंदुओं में वो पहले रेशियो था 92-93 में 3.3 जो घट के 1.94 हो गया, मतलब 2 से भी कम है। माना जाता है कि अगर 2.1 है प्रति महिला, 2.1 बच्चे, तो आपकी जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, मतलब कि वो जनसंख्या वहीं स्थिर रहेगी। अगर आप 100 करोड़ हो और आपका टोटल फर्टिलिटी 2.1 है, तो आप आगे भी 100 करोड़ ही रहोगे। अभी तो हमारे देश की जो कुछ दिन तक तो बढ़ेगा, लेकिन जो चाइना वाली हालत में जाएगी, क्योंकि आपका जो मृत्यु दर है उसको देखते हुए 2.1 है, तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। अब हमारा उससे भी कम, इंडिया में फिलहाल 2 आ गए। तो एक बात हुई कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हिंदुओं में घटा है, मुसलमानों में घटा है। हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम में ज्यादा है, लेकिन घटने की जो दर है वो मुस्लिम में ज्यादा, मतलब मुसलमानों में ज्यादा तेजी से घटी है। वो 2.36 आ गई है, जिस दिन वो कुछ दिनों में 2.1 भी आ जाएगी, क्योंकि घटती हुई ना 4.40 2.36 आई है, तो 2.1 भी आएगी। इसका मतलब है कि वो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और कल को 2.1 से नीचे आएगी। एक बात तो ये हुई मोटी बात। दूसरी बात है कि शिक्षा और आर्थिक स्तर का जो प्रभाव होता है जनसंख्या, हम जिसको कहते हैं कि क्योंकि वो भी इम्पैक्ट होता है। तो केरल में जो TFR है वो उत्तरी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स उसकी तुलना में कम है, और केरल के जो मुस्लिम महिलाओं की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो उत्तर की हिंदू महिलाओं से भी कम है। तो ये एग्जाम्पल आपके शिक्षा के स्तर, आपके आर्थिक स्तर, आपकी जागरूकता के स्तर से भी निर्धारित होता है। ये वैसे तमिलनाडु, केरल, ये सब भी वही हालत है। हाँ, सब जगह पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट कम है। अब आप ये है कि अगर इस ब्रॉडर पिक्चर में ना बात करके अगर आप इस ढंग से उस चीज को, वो भी डेटा सच है, और ये जो दूसरा मैं बता रहा हूँ ये भी डेटा सच है। सवाल है आप कौन से आंकड़े को आप किस तरह से रखेंगे। राजनीति इसी का खेल है। अब जो इसमें बाजी मार ले जाएगा वो उसी को बिल्कुल देखिए, चूंकि हम लोग कंक्लूड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये कहूंगा कि देखिए एक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, जिसका अभी वो ग्रुप में एक आया जो न्यूज ग्रुप है, उसमें एक उनकी पूरी रिलीज आई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो है जो डेटा है और जो जिस तरीके की कुछ लोगों ने जो जिस तरीके की रिपोर्टिंग की है वो थोड़ी मिसलीडिंग की है, क्योंकि जो डेटा की जो भावना थी उसको लोग, जैसा कि अभी सर ने भी कहा कि अपना फैक्ट है कि हम उससे क्या उठाते हैं। सपोज किया कि हमको 100 पन्नों की रिपोर्ट मिली और 100 पन्नों में 2 लाइन अगर हमको शूट कर रही है, तो हमने उस 2 लाइन को ही उस रिपोर्ट का सार बना के बता दिया कि देखो ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप इन टोटलिटी में जाएंगे तो आपको उस पर अलग अलग निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ वही है कि देखिए देश में चुनाव चल रहे हैं, हर पार्टी ये चाहती है कि वो चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के लिए जो जिस तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो टूल्स इस्तेमाल कर रही है। तो ये रिपोर्ट भी अभी आई है। रिपोर्ट की टाइमिंग के बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि वो रिपोर्ट टाइम इस समय क्यों पब्लिश की गई, लेकिन इतना जरूर है कि अपना जो इसमें जो जिससे फायदा मिल रहा है वो राजनेता उस तरह से ध्यान दे रहे हैं, जिसको जिस डेटा के जिस हिस्से से फायदा मिल रहा है, लेकिन ये पूरा सच जो है वो कोई नहीं बता रहा। बस मैं इसी पर अपनी बात करूँ। तो शुरुआत किए थे हम लोग 7 लोगों से, अंत में रह गए 4। वैसी जनसंख्या थी कि पहले बच्चा पैदा होते थे 4, जैसे जैसे दिमाग की ज्ञान की वृद्धि हुई, पैसा आया, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वैसे से पॉपुलेशन में कम होती जा रही। तो आज की चर्चा बस इतना ही। कल मिलते किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।